हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर जो कि है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये क्लास 12th की बायोलॉजी में आता है और हम पढ़ रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम ये वन शॉट सीरीज कर रहे हैं। इस वन शॉट सीरीज में ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो वीडियो डाल चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 2 यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और ये चैप्टर नंबर 3 का वीडियो मैं डालने जा रही हूँ। टोटल आपके 13 चैप्टर हैं और 13वें चैप्टर के मैं वन शॉट वीडियो आपको कवर करा रही हूँ। 10 पीवाईक्यूज मिला करके टोटल 100 पीवाईक्यूज मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ और सीयूटी यूजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या चीजें मैं आपको प्रिपेयर करा रही हूँ ताकि उसी हिसाब से आप भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ठीक है, सबसे पहली बात मैं क्या करा रही हूँ, मैं सीयूटी यूजी बायो के लिए फिलहाल मैं आपको पीवाईक्यू सीरीज करा रही हूँ जिसमें मैं आपको टोटल 100 पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी और हर पीवाईक्यू 10-10 हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 10 पार्ट्स मैं आपको कराऊंगी, जिसमें से 5 पार्ट पे वीडियो ऑलरेडी पड़ चुका है, 5 पार्ट्स पे वीडियो ऑलरेडी पड़ चुका है। आप चाहो तो देख भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ। कोई भी प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट में मांग लेना, मैं आपको भेज दूंगी। दूसरा मैं आपको सीयूटी यूजी बायो के वन शॉट वीडियोस करा रही हूँ। वन शॉट वीडियोस, इस वन शॉट वीडियोस से क्या होगा, इस वन शॉट वीडियोस से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टोटल 13 पार्ट आपके सामने आएंगे क्योंकि 13 चैप्टर है आपके बायोलॉजी में, तो टोटल 13 पार्ट आपके सामने आएंगे। 2 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है जो आज आप देख रहे हो, यानी टोटल 3 पार्ट आप काउंट कर लो, 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा मैं आपको करा रही हूं सीयूटी यूजी बायो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं, इसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 15 वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें से 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चौथा वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो ये 3 प्लेलिस्ट है, तीनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहा है वो तीनों प्लेलिस्ट सेव करके तैयारी करे। जैसे ही मैं आपका ये सारा बायो का खत्म कर दूंगी, उसके बाद आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद हम जनरल टेस्ट और इंग्लिश खत्म करेंगे। ये चीज आपके एग्जाम से पहले खत्म कराया जाएगा, सो डोंट वरी एट ऑल। सिंपली पहले बायो खत्म करते हैं, उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एक एक करके आगे बढ़ते हैं ताकि सारा कुछ हमारा तैयार होता जाए। ठीक है, तो फिलहाल मैं बायो करा रही हूँ, बायो काफी हद तक मैं कवर करा चुकी हूँ, बहुत ही जल्द आपका बायो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर फिजिक्स आएगा और जनरल टेस्ट इंग्लिश वगैरह भी साथ में चलते जाएंगे। अभी पहले हम ये चीज फिनिश करें, फिर जैसा आप लोग रिक्वेस्ट करोगे कि मैम ये वाले सब्जेक्ट का डालिए, उस वाले सब्जेक्ट का हम पहले डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम वन शॉट वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर आपका ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 2 था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसी से काफी हद तक रिलेटेड ये चैप्टर होगा। पहली बात, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कौन कहलाता है, किसी हम कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कौन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल वेलबींग, यानी कि कोई व्यक्ति फिजिकली भी यानी कि शारीरिक रूप से भी सही हो रिप्रोडक्शन के लिए, वो रिप्रोडक्शन कर सके, शारीरिक रूप से उसकी बनावट ऐसी हो कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। दूसरा, इमोशनल, वो इमोशनल रूप से भी, ऐसा नहीं है कि उसको सेक्स के प्रति इमोशन नहीं आता। देखिए, हम नॉर्मल भाषा में जिसे सेक्स कहते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जान लो। जिसे हम नॉर्मल भाषा में सेक्स कहते हैं उसे बायोलॉजी की भाषा में हम कोइटस कहते हैं, या फिर इसी को कॉपुलेशन कहते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है इंटरकोर्स। इंटरकोर्स। इन सारे का मतलब वही होता है जिसे हम नॉर्मल भाषा में सेक्स समझते हैं। और अगर सेक्स का वास्तविक मतलब देखा जाए तो इसका मतलब तो जेंडर होता है, मेल और फीमेल।
सेक्स मतलब जेंडर होता है, लेकिन जो हम लोग सेक्स समझते हैं वो असल में ये है कॉइटस, कॉपुलेशन या इंटरकोर्स, हिंदी में जिसे आप मैथुन कहते हो। ठीक है, अच्छा, तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कॉइटस करने योग्य हो। ऐसा ना हो कि अगर वो मेल है तो उसका पेनिस सही से काम नहीं करता, अगर वो फीमेल है तो उसकी वेजाइना सही से काम नहीं करती, या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसमें एग नहीं बन रहा, मेल में स्पर्म नहीं बन रहा। ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि वो लोग फिजिकली हेल्दी नहीं है। अगर उनमें नहीं बन रहा, किसी तरह की कोई कमी आ रही है, तो हम कहते हैं वो फिजिकली हेल्दी नहीं है। और जब फिजिकली हेल्दी नहीं है तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। तो फिजिकली हेल्दी होना जरूरी है ताकि कोई सेक्स परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, कॉइटस परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, इमोशनल। इमोशनल कहने का मतलब ऐसा ना हो कि किसी को कॉइटस के लिए या फिर कॉपुलेशन के लिए फीलिंग्स ही ना हो। फीलिंग्स होना जरूरी है, हार्मोन्स रिलीज होना जरूरी है, तभी जाके कोई भी व्यक्ति कॉइटस, कॉपुलेशन या इंटरकोर्स परफॉर्म कर सकता है। बिना फीलिंग्स के, बिना इमोशंस के वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए जब तक इमोशन भी नहीं है तब तक भी हम उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहेंगे उस व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तीसरा, बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब होता है, बिहेवियर का मतलब होता है कि आपके बिहेवियर्स प्रॉपर होने चाहिए, आपकी लाइफ प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिप्रेशन में हो, आपका कोई बिहेवियर ऐसा है जो दूसरे को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो कोई भी आपके साथ कॉइटस परफॉर्म नहीं करना चाहेगा। तो बिहेवियरल वेलबींग भी जरूरी होता है। अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है या मानसिक रूप से किसी तरह की परेशानी है उसको, या उसके हाव भाव में किसी तरह की परेशानी है, तो वो कभी भी कॉइटस की फीलिंग अपने अंदर ला नहीं पाएगा। उसके हार्मोन उससे इफेक्ट होंगे, और हार्मोन्स इफेक्ट होने की वजह से वो सेक्स परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर वो बिहेवियरली सही नहीं है तो भी हम कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। इसके बाद सोशल और बिहेवियर, ये दोनों वर्ड साथ साथ आते हैं। सोशल में ऐसा, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति पागल हो। अगर कोई व्यक्ति पागल है, पागल कहने का मतलब उसका दिमाग सही रूप से काम नहीं कर रहा, तो भले ही उसके शरीर में क्षमता है कि वो कॉइटस कर सकता है, वो सेक्स कर सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा क्योंकि उसको उसकी नॉलेज ही नहीं है। वो पागल है। अगर कोई व्यक्ति पागल है, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, वो सोशली सही से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसे कहाँ ख्याल रहेगा कि मुझे कॉइटस करना है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे रिप्रोडक्शन करना है या कुछ और करना है। उसे कैसे मालूम? वो अपनी हेल्थ का भी कैसे ध्यान रख पाएगा? तो इसीलिए सोशली वेलबींग भी होना जरूरी है। सोशल आप हो, सोशल कहने का मतलब वो नहीं सामाजिक, सोशल कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप आदमियों में अपने आप को काउंट करते हो, आप मानसिक रूप से आपका संतुलन हो कि क्या कब करना चाहिए, क्या कब नहीं करना चाहिए। किसी पे हिंसा आप ना करो। अगर कोई रेपिस्ट भी है तो वो सोशली वेलबींग नहीं कहलाएगा, वो भी आपका रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मतलब है कि आपका फिजिकल भी ठीक हो, आपका मेंटल स्थिति भी ठीक हो, आपका इमोशंस भी ठीक हो, और आपका बिहेवियर भी ठीक हो। ये सारी चीजें जब ठीक होती हैं तब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि हाँ, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, उसका हेल्थ रिप्रोडक्शन के मामले में प्रॉपर है। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया क्योंकि जरूरी है, इस चीज को लेकर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, पर मैंने किया क्योंकि ये जरूरी था। अब नेचर क्या चाहती है? नेचर यानी कि जो प्रकृति है, जो दुनिया बनी हुई है, इकोसिस्टम बना हुआ है, वो हमेशा चाहता है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, वो क्या करे? वो अपनी संख्या को बढ़ाए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मर जाएगा। ऐसा आपका जो इकोसिस्टम है वो चाहता है। और संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन के लिए अगर ह्यूमन में बात करें तो फीमेल का प्रेग्नेंट होना जरूरी है, तभी रिप्रोडक्शन होगा। फीमेल का प्रेग्नेंट होना जरूरी है, तभी रिप्रोडक्शन हो सकता है। हर एक जीव जंतु में अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ह्यूमन में फीमेल का प्रेग्नेंट होना जरूरी होता है, तब जाके रिप्रोडक्शन संभव है। तो देखिए जरा, अब रिप्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि बार बार प्रेगनेंसी कराई जाए, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए, नेचर तो यही चाहता है कि रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि उसे जनसंख्या बढ़ानी है। इकोसिस्टम हमारा यही चाहता है कि जनसंख्या बढ़े, है ना? लेकिन
गवर्नमेंट इस पे रोक लगाती है और रोक लगनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नेचर चाहता है कि हमारी जनसंख्या बढ़े तो नेचर ये भी चाहता है कि हम मरे भी, लेकिन हम अपनी मौत को बहुत रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले क्या होता था, बच्चा पैदा करते वक्त बहुत सारी महिलाएं मर जाती थी, नेचुरल डेथ उनकी हो जाती थी क्योंकि प्रॉपर मेडिसिन नहीं होते थे। तो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसे आप MMR कहते हो। MMR मतलब कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी कि माताओं की मरने की दर बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इसी तरह से जो बच्चे होते थे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये भी बहुत ज्यादा थी, पहले ये ज्यादा थी। और इकोसिस्टम में अगर आप अदर जानवरों को देखोगे तो ऐसा होता है कि जो बच्चा देते वक्त माएँ हैं वो मर जाती हैं, बच्चे भी कई बार मर जाते हैं, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन में मृत्यु दर बहुत कम है, मरने की रेट यानी कि डेथ रेट बहुत कम है, लेकिन बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। बर्थ रेट अगर आप देखोगे खासकर इंडिया में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ रेट। हर दिन लोग मर रहे हैं, लेकिन उससे दुगनी तिगुनी रफ्तार से लोग जन्म भी ले रहे हैं। तो इकोसिस्टम थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ नियम लागू किए थे, हालांकि वो बहुत स्ट्रिक्टली लागू नहीं हुए, लेकिन कुछ नॉर्म्स उन्होंने दिए थे। उसमें से आप नॉर्म्स पढ़ोगे, हम दो हमारे दो, है ना। बीच में एक और नॉर्म आया था, हम दो हमारे एक, ऐसा भी आया था नॉर्म। तो अलग अलग गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह की स्कीम्स लॉन्च की थी, जिसे आप कहते हो फैमिली प्लानिंग स्कीम्स। क्या कहते हो? फैमिली प्लानिंग स्कीम्स। फैमिली प्लानिंग स्कीम्स आप कहते हो उसे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग स्कीम्स गवर्नमेंट ने लागू की थी। कब लागू की थी? 1951 में। 1951 में गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग स्कीम लागू की थी, जिससे लोग समझ सके रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन से जुड़ी बीमारियों के बारे में और जनसंख्या बढ़ने के नुकसान के बारे में। ये सारी चीजें समझाना उनका काम था। तो ये तो बेसिक सी बातें हो गई। अब कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या आप जानते भी होंगे, भ्रूण हत्या बहुत कॉमन है। भ्रूण हत्या जिसे आप कहते हो फोइटिसाइड, यानी कि फीटस को मार देना, भ्रूण को मार देना। अब भ्रूण हत्या कई वजहों से की जाती है। अगर जो फीटस है उसको कोई ऐसी बीमारी हो, जेनेटिक बीमारी हो जो ठीक ना की जा सके और उसको जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आए, तो उसे मार दिया जाता है। और गवर्नमेंट इसे अलाउ करती है कि ठीक है, आप ऐसे बच्चे को मार सकते हो जो जीवन में प्रॉपरली जी नहीं सकता, उसको हर कदम पे समस्याएं आएंगी, कोई विकलांग पैदा हो रहा है या कोई ऐसी बीमारी के साथ पैदा हो रहा है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसे बच्चों को मारने की इजाजत है। इसे फोइटिसाइड कहते हैं, भ्रूण हत्या कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे जेंडर के बेस पे मारना शुरू कर दिए, यानी कि अगर लड़की हो तो उसे मार देंगे, अगर लड़की होने वाली है तो उसे मार देंगे, क्योंकि हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें लड़कों की महत्वता बहुत ज्यादा है। तो इसे नाम दिया गया फीमेल फीटिसाइड, यानी भ्रूण हत्या। तो लेकिन कौन सी भ्रूण हत्या? फीमेल फीटिसाइड, महिलाओं की भ्रूण हत्या। ठीक है, तो इस चीज पे गवर्नमेंट ने टोटली रोक लगा दिया है। अब ये करते कैसे थे, कैसे किया जाता था फीमेल फीटिसाइड? तो उसके लिए एक तरीका होता है, जिस तरीका को हम कहते हैं अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस तरीका होता है जिससे ये गर्भ में ही पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, और उसमें यह भी पता लगाया जा सकता है कि उसको कोई बीमारी है या नहीं है। और ये पता लगाना बिल्कुल जायज है। गर्भ में कोई बच्चा पल रहा है तो उसकी सेहत का ध्यान रखना, उसकी बीमारियों का पता लगाना बिल्कुल सही है, पता लगाना भी चाहिए। अगर किसी बच्चे को ऐसी बीमारी है कि जन्म लेने के बाद उसे बहुत समस्याएं आ सकती हैं, तो उसे गर्भ में ही मार देना ठीक है, ये लीगल है, लीगल भी है गवर्नमेंट के अनुसार, और हर जगह की गवर्नमेंट के अनुसार ये लीगल है। लेकिन वो बच्चा क्योंकि लड़की है इसलिए आप उसे मार दे रहे हो, तो ये कहीं से भी लीगल नहीं है, इसको रोक दिया गया है। इसीलिए अमीनोसेंटेसिस अब नॉर्मली नहीं की जाती है। पहले बहुत आम तौर पे अमीनोसेंटेसिस की जाती थी, लेकिन अब नहीं की जाती। अब ये अमीनोसेंटेसिस है क्या? अमीनोसेंटेसिस में क्या होता है, जैसे कि माँ का ये पेट है, पेट के अंदर बच्चा पल रहा है, उस बच्चे का एक होता है अम्बिलिकल कॉर्ड और यहाँ पे होता है प्लासेंटा, जिससे वो मदर से जुड़ा हुआ है, और गर्भ के अंदर ऐसे पानी भरा होता है उसके अंदर। उस पानी को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड में उस बच्चे से जुड़े कुछ सेल्स भी होते हैं।
इसी फ्लूइड को इंजेक्शन से निकाल करके चेकअप किया जाता है कि उसके सेल्स के अंदर जो जीन्स हैं जो क्रोमोसोम्स हैं वो XX हैं या फिर XY हैं। अगर XY मिल जाता है तो वो क्या होता है, लड़का होता है, और अगर XX मिल जाता है तो वो क्या होती है, लड़की होती है। और इसी तरह से क्रोमोसोम की जांच करके जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी पता लगाया जाता है। तो एमेनोसेंटेसिस वो प्रक्रिया है जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है बाय टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस, ऑल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया थी, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने लगा, इसलिए अब इंडिया में ये बैन है। ये सिर्फ तभी किया जा सकता है अगर आपको जेनेटिक बीमारियों का शक हो, तभी किया जा सकता है। और अगर पता चला फीमेल है और आप उसे मार रहे हो तो फिर आपको जेल भी होगी, ठीक है। इसीलिए इसको बहुत हद तक सीमित कर दिया गया है, अब ये उतना नहीं होता। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, देखिए ये दो शब्द आपके सामने आते हैं जब आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ते हो, तो दो शब्द आपके सामने आते हैं। एक है कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, कंसेप्शन का क्या मतलब होता है, प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होना, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को रोकना, प्रेगनेंसी को रोकना। तो प्रेगनेंसी तो आप सीधी सी बात जानते हो कि मेल का जब स्पर्म मिलता है और जब फीमेल का ओवा मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और वैसे वोमेन प्रेग्नेंट होती है। ये चीज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसे हमें और दोहराने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है दोहराने की कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन कई तरीके से होता है, कॉन्ट्रासेप्शन के कई तरीके होते हैं, प्रेगनेंसी रोकने के कई तरीके होते हैं, उनके बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे पहला है आपका नेचुरल मेथड। दूसरा है आपका बैरियर मेथड। तीसरा है आपका आईयूडीज, जिसे आप कहते हो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। चौथा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पांचवा इम्प्लांट्स, और छठवां होता है सर्जरी। इतने सारे तरीके होते हैं फीमेल की प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो उन तरीकों में से सबसे पहला जो तरीका है जिसे आप नेचुरल मेथड्स कहते हो, वो नेचुरल मेथड्स को हम देख लेते हैं। नेचुरल मेथड्स एंड बैरियर मेथड्स, ये दो मेथड हम पहले देख लेते हैं। पहला आपका क्या, नेचुरल मेथड, दूसरा क्या, बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड को अगर आप डिटेल में देखोगे तो इसके 3 तरीके हैं। नेचुरली प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के, बिना किसी दवाई खाए, बिना कुछ किए नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे कंट्रोल हो सकती है, 3 तरीकों से। एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। दूसरा होता है विड्रॉल या कॉइटस इंटरप्टस इसे कहते हैं। तीसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसका क्या मतलब है, तीनों का मतलब समझ लेते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखते हुए कॉइटस किया जाए, क्योंकि उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक, 10th डे से लेकर के 17वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल की काउंटिंग स्टार्ट होती है ना। जिस दिन फीमेल को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जिस दिन पहली ब्लीडिंग हो रही है, उसे हम डे 1 कहते हैं। उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो काउंटिंग स्टार्ट होती है तो 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन के बीच में अगर कॉइटस किया जाता है तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। इसीलिए इसको कहा जाता है डेंजर पीरियड, इसको डेंजर पीरियड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, डेंजर पीरियड।
तो इस बीच कोइटस ना किया जाए। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो वो इस बीच कोइटस ना करे तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, ऐसा बहुत ज्यादा संभावना है। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ से लेकर के 1 वीक और लास्ट के 1 वीक जब उसे वापस से पीरियड से स्टार्ट होने वाले हैं, ये दोनों 1 वीक वो कोइटस कर सकते हैं विदाउट एनी डेंजर। लेकिन बीच के जो दिन है यानी 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में कोइटस नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती तो उसे नहीं करना चाहिए। इसी को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी कि पीरियड्स के हिसाब से आप अपना कोइटस परफॉर्म करें और बीच बीच में उसी हिसाब से गैप देते रहें ताकि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है तभी प्रेगनेंसी होती है, जब ओव्यूलेशन नहीं होता तो प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस का मतलब ये होता है कि जब मेल और फीमेल कोइटस कर रहे हैं, सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब मेल का स्पर्म रिलीज होने वाला हो, मेल का जो सीमेन है वो रिलीज होने वाला हो फीमेल के वेजाइना में, उससे पहले ही पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाए ताकि जो सीमेन है वो बाहर की तरफ रिलीज हो, फीमेल की बॉडी के अंदर ना जाए। इसे कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। कोइटस को बीच में रोक दिया ना, इंटरप्ट कर दिया, इसीलिए इस तरीके को कहते हैं हम कोइटस इंटरप्टस। और विड्रॉल मतलब बाहर निकाल लेना, यानी कि पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेना। विड्रॉल का मतलब ये होता है बाहर निकालना। जैसे आप पैसे एटीएम में मशीन में जाते हो तो आप क्लिक करते हो विड्रॉल ऑप्शन पे, यानी कि आप पैसे निकालना चाहते हो, तो विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। तो पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाए जैसे ही सीमेन रिलीज होने वाला हो, ताकि फीमेल के बॉडी के अंदर अगर सीमेन नहीं जाएगा तो फिर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये भी एक नेचुरल तरीका है। तीसरा तरीका है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक बार फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी, उसका बच्चा हो गया, उसका बच्चा जब हुआ तब से लेकर के 6 महीने तक अगर कोइटस परफॉर्म भी किया जाए तो भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि फीमेल की बॉडी उसके लिए रेडी ही नहीं है। फीमेल को उस दौरान पीरियड्स नहीं होते हैं, और फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो भी उसको पीरियड्स नहीं होते हैं। उस दौरान भी कोइटस दोबारा परफॉर्म किया जा सकता है, हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया का सीधा सा मतलब होता है कि जब फीमेल की डिलीवरी हुई तब से लगा करके 6 महीने तक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, जिसकी वजह से अगर उस बीच कोइटस हो भी तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये 3 तरीके ऐसे हैं जिसे आप नेचुरल मेथड कहते हो, और इन तीनों तरीकों से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती अगर आप ये तीनों तरीके अपनाते हैं तो। इसमें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, बस आपको अवेयर रहने की जरूरत है, आपको नॉलेज होने की जरूरत है। क्लियर? नेक्स्ट है बैरियर मेथड। कभी कभी इसमें गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए बैरियर मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है। बैरियर मेथड बहुत कॉमन मेथड है। बैरियर मेथड का मतलब होता है कि कोई भी अवरोध आप लगा दो, जिसे आप बहुत कॉमन भाषा में निरोध कहते हो। निरोध मतलब कॉन्डम जिसे कहते हो आप। ठीक है, मेल और फीमेल के अलग अलग कॉन्डम आते हैं, ज्यादातर मेल के कॉन्डम फेमस हैं क्योंकि वो इजी होते हैं लगाने के लिए। तो कॉन्डम्स का क्या है, कॉन्डम बैरियर क्रिएट करते हैं। मेल का सीमेन रिलीज भी हो रहा है तो भी फीमेल के वजाइना में जाने नहीं दे रहा, उसे रोक दे रहा है, रोक के रख दे रहा है उसे, इसीलिए उसे बैरियर कहते हैं। बैरियर मतलब रोक देना। ऐसा ही सेम काम डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स का होता है। इनकी फोटो दिखा देती हूं मैं कैसे दिखते हैं ये। देखिए, मेल का कॉन्डम कुछ इस तरह से नजर आता है, फीमेल का कॉन्डम कुछ इस तरह से नजर आता है, वॉल्ट कैप कुछ इस तरह से होता है। ये तीनों फीमेल, ये सारे फीमेल के लिए होते हैं, ये सारे फीमेल यूज करती हैं। और मेल क्या यूज करते हैं? मेल यूज करते हैं मेल कॉन्डम। ठीक है, तो फीमेल कॉन्डम इस्तेमाल किया जा सकता है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप जो सर्विक्स हमने बनाया हुआ था पिछले लेक्चर में, यानी कि पिछले 1 शॉर्ट वीडियो में, जो फीमेल का सर्विक्स होता है उसको अगर ढक दिया जाए तो भी स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, यूटेरस में नहीं जाएगा, तो कहां से फर्टिलाइजेशन करेगा? तो सर्विक्स को ढका जा सकता है। डायफ्राम इसी तरह होता है, वॉल्ट कैप इसी तरह होता है। तो ये सारे जो होते हैं ये फीमेल यूज करती हैं। ये भी बैरियर मेथड के एग्जाम्पल है। आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगला आता है आपका आईयूडीज। आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए जरा, आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, मेथड्स तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं आईयूडीज से। तो आईयूडीज क्या है? आईयूडीज आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नॉन मेडिकेटेड, यानी इसमें कोई भी अलग से मेडिसिन यूज नहीं की गई है, नॉर्मल आईयूडी है। ठीक है, नॉर्मल आईयूडी है, जिसका एग्जाम्पल आपका होता है
इसका एग्जाम्पल आपका होता है लिप्स लूप। लिप्स लूप आपको याद रखना होता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल क्या है, तो आप कहोगे लिप्स लूप। ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका कॉपर, सीयू मतलब कॉपर है ना, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में क्या होता है, वो आईयूडी तो है ही, साथ साथ में उसमें कुछ ऐसा लगा दिया गया है जिसकी वजह से वो कॉपर आयंस निकाल रही है। अब इसका कुछ तो फायदा होगा तभी लगाया गया है। देखिए नॉर्मल आईयूडी क्या करती हैं, अगर आईयूडी में कुछ ना लगाया जाए, अगर आईयूडीज में कुछ ना लगाया जाए तो ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती हैं। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये क्या करती हैं, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करती हैं। अगर इस पे कुछ नहीं लगाया गया है तो ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करेंगी। तो जितने भी मैं आईयूडी बताऊंगी वो सारे के सारे का काम क्या होगा, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है, ये आपका यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और यहां पे होता है ओवरी। ठीक है, ओवरी से एग निकलता है, एग नहीं एक्चुअल में सेकेंडरी ओसाइट, हमेशा सही याद किया करो, ओवरी से एग नहीं सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट निकल करके यहाँ पे आता है और थोड़े समय तक इंतजार करता है कि स्पर्म आया या नहीं आया। ठीक है, तो और स्पर्म क्या करता है, स्पर्म वेजाइना से एंट्री लेता है और वेजाइना से एंट्री लेते हुए कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ। आप कहोगे मैम हमेशा आप इस साइड क्यों बनाते हो, ये वाली फैलोपियन ट्यूब नहीं काम करती क्या, करती है। एक महीने ये काम करती है, एक महीने ये काम करती है। ये चीज आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते हो। अगर आप मेरी वन शॉट वीडियो देखना चाहते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल की या मतलब पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो उसके लिए जल्द ही आपको वीडियो पढ़ने वाली है। एक तो मैं ऑलरेडी वन शॉट वीडियो डाल चुकी हूँ, दूसरी वन शॉट वीडियो भी आपकी मोस्ट प्रोबेबली आज ही पढ़ जानी चाहिए। आज नहीं पढ़ पाती है तो कल पढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम आप देख लेना, इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपका लॉन्ग वीडियोज में ही कवर हो सकता है, यहाँ पे अभी कवर करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए जो चीज हम मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कवर कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो देखिए वेजाइना से होते हुए स्पर्म यहाँ पे आता है और स्पर्म इनसे मिल करके क्या बनाता है, जाइगोट। अब हमें इसी चीज को तो रोकना है, अगर जाइगोट बन गया तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, हमें इसी चीज को रोकना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इस चीज को रोकने के लिए, ताकि जाइगोट ना बने, हम क्या कर रहे हैं, आईयूडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आईयूडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूटेरस ये वाला पार्ट है ना, तो यही कहीं हमने क्या लगा दी, आईयूडी। अब आईयूडी ने देखा कि स्पर्म आ रहा है, तो आईयूडी क्या करता है, आईयूडी इस स्पर्म की को खाने का काम करता है, यानी खत्म करने का उसको काम कर देता है, उसको मारने का काम कर देता है। जितने स्पर्म आएंगे उसको धीरे धीरे क्या कर देगा, खत्म कर देगा आईयूडी, उसका फैगोसाइटोसिस कर देगा, यानी कि फीमेल की बॉडी की खुद की कोशिकाएं उसे मारने लगेंगी। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है खा जाना, उसको एक सेल दूसरे सेल को जब खा जाती है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो धीरे धीरे स्पर्म यहाँ पे मरने लगेंगे, और जब मरने लगेंगे तो यहाँ पे एग भले ही इंतजार करते रह जाए, सेकेंडरी ओसाइट भले ही इंतजार करते रह जाए, स्पर्म वहां जाएगा नहीं और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये काम होता है आईयूडीज का, ताकि वो क्या करे, स्पर्म को फैगोसाइटोसिस कर दे, उन्हें मार दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, फेलियर हर जगह होते हैं, कभी कभी एक आध स्पर्म बच के जा भी सकते हैं, है ना, ये भी हो सकता है। तो इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल आईयूडी तो खाली फैगोसाइटोसिस कर रहे थे, जिसका एग्जांपल था लिप्स लूप। ठीक है, ये एक तरह का डिवाइस का नाम है, आईयूडी कौन सी, लिप्स लूप, एक तरह का डिवाइस है ये। ठीक है, जैसे कि बैरियर मेथड में बहुत सारे मेथड होते हैं, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, तो वो एक तरह के एग्जाम्पल है उसके, ऐसे ही आईयूडी का एक एग्जाम्पल है लिप्स लूप। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इनका एग्जाम्पल क्या है, इसके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, ये किसका एग्जाम्पल है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के।
अब ये फैगोसाइटोसिस तो ऑफ स्पर्म तो कर ही रहा है, साथ साथ स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज करता है, स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज करता है। अब समझना ये क्या फायदा कर रहा है आपको, मतलब फैगोसाइटोसिस के साथ साथ ये स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि उनकी गति, उनकी जो मोशन है उसको कम कर रहा है। इससे क्या फायदा होगा देखना जरा। देखिए स्पर्म यहाँ पे आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे मतलब मिलियंस में स्पर्म आते हैं ना, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, तो ये फैगोसाइटोसिस करवा रहा है, लेकिन हो सकता है सबका ना करवा पाए, तब तक कोई यहाँ पे जल्दी से निकल जाए, ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है। तो अगर आप इसकी मोशन को कम कर दो, बहुत धीरे कर दो, कोई चीज धीरे धीरे आ रही है तो उससे लड़ा जा सकता है आसानी से, अगर कोई चीज बहुत तेज आ रही है तो कुछ से लड़ पाओगे, कुछ से नहीं लड़ पाओगे। तो अगर इसकी जो मोटिलिटी है उसको धीरे कर दिया जाए, बहुत धीरे कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, आईयूडीज जो है आपकी और अच्छे से काम कर पाएंगी और ज्यादा फैगोसाइटोसिस कर पाएंगी। तो कॉपर रिलीजिंग वाला क्या करता है, कॉपर रिलीजिंग वाला क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को और कम कर देता है, जिसके वजह से जो आपका फैगोसाइटोसिस है वो और अच्छे से हो सके। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी के दो काम हो गए, एक तो वो फैगोसाइटोसिस कर ही रहा है, साथ साथ में वो स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेती हूं। तीसरा टाइप जो होता है आपके आईयूडीज का वो होता है हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के क्या एग्जाम्पल हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जाम्पल है आपका प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20, LNG-20, ये दो एग्जाम्पल है आपके हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज की। अब ये क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, यूटेरस को अनस्वेटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, मेक यूटेरस अनस्वेटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ध्यान से समझो, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए ध्यान से इतना पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ा रही हूँ। मेक यूटेरस अनस्वेटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। देखिए आई एम सॉरी, देखिए जरा, आईयूडीज का काम था स्पर्म को खत्म करना, मारना, लेकिन कुछ स्पर्म फिर भी जा सकते थे। फिर हमने कॉपर रिलीजिंग का इस्तेमाल किया, जिसके वजह से क्या होता है कि स्पर्म की गति धीमी हो जाती है, मोटिलिटी उनकी कम हो जाती है ताकि और ज्यादा मार सके, लेकिन फिर भी तो चांसेस है ना, आप कितने भी मार रहे हो फिर भी चांसेस है कि कुछ स्पर्म यहाँ पे चले जाए और चले जा करके जाइगोट बना दें, फिर तो हमारा पर्पस फेल हो गया, ये मतलब डिवाइस फेल हो गए अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है। तो इसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमने क्या किया कि अगर ये हो भी जाता है तो होने के बाद होगा क्या, होने के बाद होगा ये कि होने के बाद ये जब ये जाइगोट बन जाएगा तो ये जाइगोट धीरे धीरे आकर के यूटेरस में तो ही चिपकता है, यूटेरस में चिपकने को ही तो हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। यूटेरस में बच्चा चिपकता है, चिपकने के बाद फिर वहां धीरे धीरे पलना चालू होता है, प्लासेंटा वगैरह बनता है। तो अगर वो चिपकेगा नहीं यूटेरस से, बच्चा अगर यूटेरस से चिपकेगा नहीं तो उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसको यूटेरस में आकर के घुसना होता है, चिपकना होता है उसकी दीवार से। इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, अटैचमेंट ऑफ जो आपका जाइगोट है यहाँ आते आते एम्ब्रियो बन जाता है, कई सेल्स का हो जाता है, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विथ यूटेरस ऑफ मदर, इसी को तो हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो अगर हम हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इस्तेमाल करेंगे तो वो स्पर्म को मारेगा ही, प्लस साथ में अगर आपका जाइगोट बन गया तो उसको इम्प्लांट होने से रोकेगा, यूटेरस को ऐसा बना देगा कि वो इम्प्लांटेशन कर ही ना पाए, ये यहां से चिपक ही ना पाए। तो अगर गलती से बच्चा बन भी गया तो वो यूटेरस में चिपक नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट फिर से नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो हार्मोन रिलीजिंग वाले का काम क्या होता है कि वो फैगोसाइटोसिस तो कर ही रहा है, लेकिन बाई चांस अगर जाइगोट बन गया तो वो यूटेरस में आकर के पल ना पाए, वो यूटेरस को क्या कर देगा, मेक यूटेरस अनस्वेटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, वो चिपक ना पाए, वहां पे पल बढ़ ना पाए, जिसकी वजह से फीमेल अगेन प्रेग्नेंट ना हो। सिर्फ जाइगोट बनने से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, जाइगोट बनने के बाद यूटेरस में चिपकना भी जरूरी है, उसका पालन पोषण भी जरूरी है। अगर वो पल नहीं पाया तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है,
समझ गए बात को? तो ये 3 तरह के आईयूडीज होते हैं। सभी का काम क्या है? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। इसका तो सिर्फ यही काम है, लेकिन इसका एक और एक्स्ट्रा काम है स्पर्म की मोटिलिटी को कम करना। इसका भी एक और एक्स्ट्रा काम है कि यूटेरस को अनसुइटेबल बनाना फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर है? आईयूडीज एकदम क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, हो सकता है आपको प्रॉपरली ना दिख रहा हो। जस्ट अ मिनट। अब हो सकता है आपको प्रॉपर दिख रहा हो, है ना? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आईयूडीज समझ गए आप? मैंने डिटेल में आईयूडीज आपको समझा दी कि किसका क्या काम होता है, एकदम डिटेल में समझाया। आईयूडी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए आईयूडी डिटेल में समझना जरूरी है। अब एक बार मैंने उसको टाइप करके लिखा हुआ है, वो भी आपके सामने रख देती हूँ। देखिए, आईयूडीज जैसा कि मैंने आपको बताया, आईयूडीज नॉन मेडिकेटेड होती हैं, जिसका एग्जाम्पल है लिप्स लूप। आईयूडीज कॉपर रिलीजिंग होती है, जिसका एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग होती है, जिसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट और एलएनजी 20। ठीक है, देखिए ये मल्टीलोड 250 है, ये भी एग्जाम्पल है आपके कॉपर रिलीजिंग का, ये भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। ये लिप्स लूप है, इस तरह का कुछ नजर आता है लिप्स लूप। ठीक है, कॉपर 7 है, ये कॉपर टी है, इसी को नोवा टी भी कहते हैं, अलग अलग कंपनी का होता है। ठीक है, ये कॉपर टी का दूसरा रूप है और ये भी कॉपर टी का दूसरा रूप है। इस तरह का कुछ वो नजर आता है और इसे यूटेरस के अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो अपना काम कर सके। डिटेल में मैं इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे के मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हमने नेचुरल मेथड पढ़ लिया, हमने बैरियर मेथड पढ़ लिया, हमने आईयूडीज पढ़ लिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का मेथड है, अच्छा आईयूडीज का ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पिल्स। आईयूडीज के बाद क्या आती है? पिल्स। पहला मेथड हो गया आपका नेचुरल मेथड, दूसरा मेथड हो गया आपका बैरियर मेथड, तीसरा हो गया आईयूडी और चौथा हम देखने जा रहे हैं, चौथा है आपका पिल्स। पिल्स, जस्ट अ मिनट। पिल्स, पिल्स क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, और इसको लेने से क्या होता है? इसको 21 दिन तक लगातार लेना होता है। टोटल 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसमें 7 दिन पीरियड्स के होते हैं, तो उस 7 दिन नहीं लेते, लेकिन बाकी के 21 दिन आपको ये दवाइयां लेनी होती हैं। इससे क्या होता है? ओव्यूलेशन सही वक्त पे नहीं होता और इम्प्लांटेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, इनहिबिट भी कर देता है, और इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चा गर्भ में चिपकता नहीं, जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्विक्स के पास एक म्यूकस होता है, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से सर्विक्स के अंदर जो है स्पर्म वो जा नहीं पाते, और जाते भी हैं तो बहुत धीमी गति से जाते हैं, जिसकी वजह से सही से काम नहीं कर पाते और ओवा तक नहीं पहुंच पाते। वेरी इफेक्टिव विथ लेस साइड इफेक्ट, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आपसे पूछे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में सबसे ज्यादा कारगर कौन सी चीज है, तो सबसे ज्यादा कारगर आपकी दवाइयां होती हैं, पिल्स होती हैं। इसके अलावा जो भी हम एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें कुछ हद तक संभावना बनती है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए। 100% रोका नहीं जा सकता किसी भी तरीके से, लेकिन सबसे अच्छा तरीका उसमें से कौन सा माना जाता है? पिल्स का। ठीक है, नेक्स्ट एक दवा है जो भारत ने डिस्कवर की है, सहेली। फीमेल को इसे बार बार लेना पड़ता था, तो उसका एक अल्टरनेटिव है कि सहेली, और ये नॉन स्टेरॉइडियल है, तो इसके और ज्यादा कम साइड इफेक्ट है, या तो कहो कि ना ही है, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं इसका, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, लेकिन सहेली जो दवा है उसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है। और इसको हफ्ते में एक ही बार लेना पड़ता है, तो लेना भी आसान है, क्योंकि डेली दवाएं लेना बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन हफ्ते में एक बार लेना थोड़ा आसान होता है। तो ये सहेली भी आप याद रख सकते हो, सहेली एक दवा का नाम है। और दूसरी पिल्स का नाम क्या होता है? दूसरी पिल्स का नाम है माला डी। ठीक है, माला डी, माला एन, माला एन, ये सारी भारत की इजाद की हुई दवाइयां हैं। ये सारी जो पिल्स हैं उसका एग्जाम्पल है। और सहेली एक ही बार वंस अ वीक पिल होती है, इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। हफ्ते में एक बार ली जाने वाली दवाई होती है सहेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिल्स हो गया आपका। पिल्स के बाद आता है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस आप दोनों कह सकते हो। पिल्स के बाद जो चौथा आपका आता है वो होता है इम्प्लांट्स या इंजेक्शन। कुछ इस तरह का वो दिखता है, आपके एनसीईआरटी में इस तरह की चीजें हैं।
इम्प्लांट्स को स्किन के नीचे यहाँ पे इस जगह पे लगाया जाता है ताकि कुछ हार्मोन्स रिलीज हों जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो पाए। वो हार्मोन्स है आपके प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इमरजेंसी के कंडीशंस में। तो ये इंजेक्शन और इम्प्लांट्स जो है वो भी प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं। इंजेक्शन के थ्रू भी इसे दिया जा सकता है और ऐसे भी लगाया जा सकता है इम्प्लांट स्किन के नीचे। जनरली इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। तो ये जो इम्प्लांट्स है ये भी काफी ज्यादा कारगर होते हैं प्रेगनेंसी को रोकने में। नेक्स्ट, पांचवा जो मेथड है वो है आपका सर्जिकल मेथड। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई। देखिए, जो पिल्स है ना, पिल्स में ऐसा भी होता है कि कभी कभी आप रेगुलरली पिल्स नहीं ले हो लेकिन आपने एक अनप्रोटेक्टेड कोइटस परफॉर्म किया, तो 72 घंटे के अंदर, जिस समय आपने कोइटस परफॉर्म किया उसके 72 घंटे के अंदर आप एक दवाई ले सकते हो जिसका नाम है अनवांटेड 72। ये क्या करती है, ये इमीडिएटली आपके बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, लेकिन वो इमीडिएटली क्या करती है, यूटेरस के अंदर वाली लेयर को तोड़ देती है जिसकी वजह से इमीडिएट आपकी कुछ ही दिनों में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और अगर बच्चा बना भी है तो वो पल नहीं पाता। ठीक है, तो वो भी पिल्स का ही एग्जांपल है। वो इमरजेंसी पिल्स में उसको काउंट किया जाता है और ये रेगुलर पिल्स है वो इमरजेंसी पिल्स है। जो मैंने अनवांटेड 72 बोला वो इमरजेंसी पिल्स है। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज की पिल्स आती हैं। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड का मतलब होता है सर्जरी की मदद से हमेशा के लिए बच्चा पैदा करना खत्म कर देना किसी इंडिविजुअल के द्वारा। अगर लड़के को आप इनफर्टाइल बनाना चाहते हो, इनफर्टाइल कहने का मतलब है इनफर्टाइल यानी हमेशा के लिए उसका अब बच्चा पैदा नहीं होगा, तो उसे कहते हैं हम, अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये इमेज अल्टरनेट है, ये इमेज यहाँ पे होनी चाहिए, ये इमेज यहाँ पे होनी चाहिए। वैसेक्टोमी मेल में की जाती है। वैसेक्टोमी किस में की जाती है, मेल में की जाती है। मेल में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसे काट करके अगर बांध दिया जाए जिसकी वजह से स्पर्म मेल के पेनिस से बाहर ही ना आए, तो इसे हम कहते हैं वैसेक्टोमी। आप कहोगे मैम इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, आप लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इस केस में फिर वो आदमी कभी कोइटस परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आंसर है नहीं, वो परफॉर्म कर सकता है, वो हमेशा परफॉर्म कर सकता है, बस उसके कोइटस में स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे। वो स्पर्म्स जो है वो उसके अंदर ही रह जाएंगे, स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे, केवल सीमेन बाहर आएगा जो कि एक लिक्विड जैसा होता है, उसके अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, ये होने के तुरंत बाद अगर कोई कोइटस करता है तब इसका कोई रोकथाम नहीं है, उसको काफी समय लगता है कि जो स्पर्म ऑलरेडी स्टोर है वो बाहर निकलने में। कुछ समय के बाद जब वो बाहर निकल जाते हैं, करीबन 1-2 महीने के बाद, उसके बाद फिर वो मेल आराम से कोइटस कर सकता है बिना अपनी फीमेल को प्रेग्नेंट किए। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, वास्ट डिफरेंस को काट देने को हम कहते हैं वैसेक्टोमी, जिसे आप हिंदी में कहते हो नसबंदी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब से याद रखना, फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। एक्टोमी मतलब काटना, किसे काटना, फैलोपियन ट्यूब को काटना। फैलोपियन ट्यूब को अगर काट दिया जाए तो इससे क्या होगा, फीमेल का ओवा यूटेरस के पास आ नहीं पाएगा और स्पर्म अगर आया भी तो उससे मिल नहीं पाएगा। इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आप दोबारा अगर प्रेग्नेंट होना चाहो तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी लगभग असंभव है। इस ट्यूब को वापस से जोड़ पाना काटने के बाद ये लगभग असंभव है, इसलिए बहुत डिसीजन लेने के बाद ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी की जाती है। ट्यूबेक्टोमी को हिंदी में कहते हैं नलबंदी। फीमेल में होता है नलबंदी, लड़कों में होता है नसबंदी। अच्छा, 2 कपल्स हैं तो दोनों में से कोई एक भी करा रहा है तो भी एनफ है, दोनों कपल्स को कराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी अगर अपनी प्रक्रिया से खत्म कर ले रहा है तो दूसरा तो प्रेग्नेंट होगी नहीं, है ना। तो दैट्स ऑल, आपको सर्जिकल मेथड भी समझ में आ गया। ट्यूबेक्टोमी मतलब कि फैलोपियन ट्यूब को काट देना ताकि ओवा बाहर ना आए, और वैसेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस को काट देना ताकि स्पर्म बाहर ना आए, और ये रिवर्सिबल नहीं होते। ये आपके टोटल 5 ऐसे तरीके हैं जिससे जो प्रेगनेंसी है उसे रोकी जा सकती है, और ये 5 तरीकों को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों को इससे समस्या होती है कि कहीं बार बार बच्चे ना हो जाएं, कुछ लोग को इससे समस्या होती है कि हमारे एक भी बच्चे ही नहीं हो रहे।
ऐसा होता है। कुछ लोगों के मतलब कुछ लोग जो फर्टाइल होते हैं उनके बहुत सारे बच्चे होने की संभावना होती है, तो वो अपने बहुत सारे बच्चे होने की संभावना को रोकना चाहते हैं, जिसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके बच्चे ही नहीं हो रहे, वो चाहते हैं एटलीस्ट हमारे 1-2 बच्चे तो हों, वो चाहते हैं, तो उस केस में कुछ और तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं ART। ART का फुल फॉर्म क्या है? ART का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से, या तो मेल की कमी है या तो फीमेल की कमी है, जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो उसको असिस्ट करना, मदद करना कि वो प्रेग्नेंट हो सके। तो वो मदद किस किस तौर पे हो सकती है? बहुत सारे तौरों पे हो सकती है, और इसी के अंदर बहुत सारे फुल फॉर्म आएंगे, वो सारे फुल फॉर्म हमको याद करने हैं। ये मैं समझाते चलूंगी, साथ साथ में फुल फॉर्म आपको याद होते चलेगा, ठीक है? तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं? ये फीमेल को मदद करती हैं ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। अब चाहे उसके आदमी की कमी हो या फिर उस औरत के अंदर कमी हो जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो इस वजह से हम कमी आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके अंदर कमी है, फिर उस हिसाब से उपचार दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं मेल में स्पर्म बन रहा है, लेकिन उसका जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से फीमेल में वो स्पर्म को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। यानी मेल को क्या है? ईडी है। ईडी का फुल फॉर्म होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जो फुल फॉर्म है वो याद कराते चल रही हूं, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल को क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिसके वजह से वो अपना स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं डाल पा रहा, जिसकी वजह से फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे? स्पर्म अकेले तो आता नहीं है, स्पर्म एक लिक्विड बन करके बाहर निकलता है जिसे हम कहते हैं सीमेन, जिसमें मेल के अदर ग्लैंड जो कि आपके सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, उसका लिक्विड स्पर्म से जब मिल जाता है तो उसी को हम सीमेन कहते हैं। तो जब मेल अपना सीमेन खुद फीमेल के अंदर नहीं डाल पा रहा, तो उस केस में हम क्या करते हैं? मेल का सीमेन कलेक्ट करते हैं और कुछ मेथड्स के मदद से फीमेल के वेजाइना में उसे डाल देते हैं, ठीक है? मेडिकली मतलब मेल के स्पर्म को हम कलेक्ट करते हैं और फीमेल के वेजाइना में डाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं AI, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यह है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है फीमेल के वेजाइना में सीमेन को डालना, और आर्टिफिशियल मतलब कि नॉर्मल बायोलॉजिकल तरीके से नहीं, आप मशीन की मदद से डाल रहे हो, ठीक है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये कब किया जाता है? जब मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या फिर मेल में अगर स्पर्म बन ही नहीं रहा है, किसी और का स्पर्म हमें डालना पड़ जाए, तो उसमें भी हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस्तेमाल करते हैं। इसमें फीमेल बिल्कुल परफेक्ट होती है, फीमेल को कोई दिक्कत नहीं होती, मेल के अंदर कमी होती है, या तो उसका स्पर्म बन नहीं रहा या फिर बन रहा है तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है, जिसकी वजह से वो फीमेल के वेजाइना के अंदर अपना सीमेन नहीं डाल पा रहा, तो फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अब अगली बात, दूसरा कलर मैं इस्तेमाल कर लेती हूं। अब देखिए, अगर ऐसा है कि फीमेल के अंदर कमियां हैं, ठीक है? फीमेल के अंदर कमी है जिसकी वजह से फीमेल का ओवा ही नहीं बन पा रहा, ओवरी से ओवा निकल ही नहीं पा रहा, या फिर निकल रहा है तो अच्छा खासा ओवा नहीं है, वो डैमेज है, किसी प्रकार से वो डैमेज है, ठीक है? तो फीमेल ओवा नहीं रिलीज कर पा रही या किसी वजह से वो डैमेज है, तो फीमेल को क्या किया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। गिफ्ट मतलब, गिफ्ट का फुल फॉर्म यहां पे ध्यान रखना जरूरी है। फुल फॉर्म इसका क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसको मैं थोड़ा इधर कर देती हूं, जस्ट अ मिनट।
गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसका क्या मतलब हुआ? फीमेल का ओवा बन नहीं पा रहा या फिर बन रहा है तो वो किसी वजह से खराब बन रहा है, जिसकी वजह से उसका बेबी नहीं हो पा रहा। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, दूसरी फीमेल से, किसी दूसरी फीमेल से गैमीट यानी कि ओवा निकाल करके हम इस वाली फीमेल में डालते हैं। असल में ओवा नहीं, सेकेंडरी ओसाइट डालेंगे, ठीक है। तो निकाल करके हम फीमेल में डालेंगे जो फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है। तो जिस फीमेल के अंदर ये डाला जा रहा है दूसरी फीमेल का ओवा, उस फीमेल के साथ क्या किया जा रहा है, उसे गिफ्ट दिया जा रहा है, यानी कि उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इंट्रा हमेशा शब्द यूज होगा क्योंकि अंदर ये सारी चीजें की जाती हैं, ये सारी चीजें बाहर से नहीं होती। तो हमेशा फुल फॉर्म में आप देखोगे इंट्रा शब्द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शंस में कई बार इंटर इंटर लिखा होता है, तो इंटर नहीं, इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब में ओवा या सेकेंडरी ओसाइट डाल दिया जाता है उस फीमेल के जो फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है और उसका ओवा खराब है, उसका ओवा सही नहीं बन रहा। तो ये डालने से क्या हो जाएगा, जब उसका मेल का स्पर्म आएगा तो वो ओवा उससे मिल करके बच्चे का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो ये तब किया जाता है जब फीमेल ओवा प्रॉपरली नहीं बना पा रही। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ईडी, एआई, गिफ्ट और आर्ट की फुल फॉर्म पढ़ ली और उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी जान लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि फीमेल की बॉडी में कुछ ऐसी समस्या है या फिर मेल में कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से इनके जो स्पर्म और ओवा है वो आपस में मिल नहीं पा रहे, स्पर्म प्लस ओवा आपस में मिल नहीं पा रहे। हम समस्या को क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मेल में कमी है या फीमेल में कमी है। मेल का भी सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, फीमेल का भी सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, बस इनके जो स्पर्म और ओवा है वो आपस में मिल नहीं पा रहे। या तो स्पर्म का काउंट कम है या फिर इनकी मिलने की टाइमिंग अच्छी नहीं हो रही, कोई भी वजह हो जिसकी वजह से ये फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो ऐसे केस में ये मिल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल करते हैं आईवीएफ का। आईवीएफ किस किस केस में इस्तेमाल करते हैं, या तो मेल का स्पर्म है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका काउंट कम है, या फिर स्पर्म बहुत अच्छे नहीं बन रहे, उसका अच्छे स्पर्म्स का काउंट कम है, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म की जरूरत पड़ती है एक ओवा को फ्यूज करने के लिए, ठीक है। या फिर फीमेल में कोई कमी है जिसकी वजह से स्पर्म और ओवा मिल नहीं पा रहे, या फिर दोनों की टाइमिंग नहीं सही है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उसके वजह से हम क्या करवाते हैं, आईवीएफ करवाते हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, विट्रो मतलब शरीर के बाहर, विट्रो मतलब क्या, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल का मिलना, यानी कि स्पर्म और ओवा का मिलना, स्पर्म प्लस ओवा का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी कि हम शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया, लेकिन स्पर्म और ओवा तो फीमेल के बॉडी के अंदर ही मिल रहे थे ना। इसमें भी, गिफ्ट में भी स्पर्म और ओवा फीमेल की बॉडी के अंदर मिल रहे थे। तो ये क्या था, ये था आपका इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, वीवो मतलब होता है शरीर के अंदर। लेकिन कभी आपसे आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछे ना, तो आईवीएफ में इन वीवो फर्टिलाइजेशन मत लिखना, इन विट्रो लिखना, क्योंकि वो फेमस है। इन वीवो तो हमेशा ही होता है, अगर नॉर्मल भी चीजें हैं तो भी इन वीवो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर नॉर्मल चीजें नहीं है तब इन विट्रो कराया जाता है। तो कभी आपसे आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछे तो आप इन वीवो नहीं लिखोगे, बस इसे समझ के रह लो। आईवीएफ फुल फॉर्म पूछने पे आप इन विट्रो लिखोगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, शरीर के बाहर आप क्या करा रहे हो, फर्टिलाइजेशन करा रहे हो। तो शरीर के बाहर जब आप फर्टिलाइजेशन करा रहे हो तो कहाँ कराओगे फर्टिलाइजेशन, कोई तो जगह होगी ना, तो वो जगह होती है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, जो परख नली का आप इस्तेमाल करते हो ना, परख नली जो भी कहते हो उसे, परख नली, जो टेस्ट ट्यूब आप इस्तेमाल करते हो लैब वगैरह में, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवा डाला जाता है, स्पर्म डाला जाता है और उसको मिलाया जाता है, वहीं जाइगोट बनता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है।
इसी को जब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है। इससे क्या बनता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है। क्लियर है, क्लियर है इतनी बातें आपको। इससे क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी बनेगा। ठीक है, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि आईवीएफ को ही, आईवीएफ करवाना ही टेस्ट ट्यूब बेबी बनवाना कहलाता है। ठीक, अब टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ ध्यान देना, यहां से मैंने आपको एक फुल फॉर्म याद कराया है आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में बेबी हम बना रहे हैं। अब सारे फुल फॉर्म याद करते चलना, सारे फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा मेन टारगेट आपको फुल फॉर्म याद कराना ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि समझ के याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए समझ के याद कर रहे हैं। देखिए, तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें स्पर्म और ओवा को मिला दिया, जिसकी वजह से क्या बन गया, जिसकी वजह से बन गया आपका जाइगोट। जाइगोट। अब इस जाइगोट को हम क्या कर दें, फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दें। जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होने वाली है, जिसका हम ओवा निकाले थे, उस फीमेल के अंदर क्या कर दें, हम ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर। तो ये तरीका कहलाता है जिफ्ट, ZIFT। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया, आप ही बता दो, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट डाल दिया। क्यों फैलोपियन ट्यूब में डाला, क्योंकि जाइगोट हमेशा फैलोपियन ट्यूब में बनता है और वहां से धीरे धीरे बड़ा होते 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 तब यूट्रस में आता है और वहां चिपकता है। जाइगोट हमेशा कहां बनता है, फैलोपियन ट्यूब में, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 सेल 4 सेल 8 सेल एम्ब्रियो वगैरह बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो आकर के इम्प्लांट होता है यूटेरस में। इसलिए जब हम जाइगोट डाल रहे हैं तो कहां डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे फीमेल के। ठीक है, तो ये हम कहां डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। जिफ्ट, जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है, इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कह दो या इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर दो, बात एक ही है। जाइगोट टेस्ट ट्यूब में बना और हमने कहां डाल दिया, हमने डाल दिया फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उसे हम कहेंगे जिफ्ट। लेकिन सपोज आप डाल नहीं पाए, जल्दी से जाइगोट क्या हो गया, बड़ा हो गया, और बड़ा होकर क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया। 1 से 2 साल जैसे ही बने वो एम्ब्रियो हो गया। तो जब एम्ब्रियो बन गया तो भी तो हमें फीमेल के अंदर ही उसे पालन पोषण कराना है। हम बाहर पूरा बेबी थोड़ी बना सकते हैं, पूरा बड़ा बच्चा बाहर थोड़ी बन सकता है, पेट के अंदर ही बनेगा वो। तो जाइगोट से 2-3 सेल बढ़ गए और वो एम्ब्रियो बन गया। अब 2 सेल बढ़े, 4 सेल बढ़े, 8 सेल बढ़े, कोई मतलब नहीं है, एम्ब्रियो बन गया वो। 1 से 2 साल जैसे ही होते हैं हम उसे एम्ब्रियो कहना चालू कर देते हैं। तो हमने टेस्ट ट्यूब में बनाया, जाइगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब हम जब फीमेल के अंदर डालेंगे तो उसे हम कहेंगे, 1 मिनट, उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या कहेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, एम्ब्रियो ट्रांसफर उसे हम कहेंगे। अब इतने फुल फॉर्म आपको याद हो गए होंगे। अब थोड़ा सा और हम डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए, जो यहाँ पे स्पर्म और ओवा को मिलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जाके खुद ही मिल जाएंगे। कभी कभी उसे इंजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो आपस में खुद मिलते नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है उसके पीछे, वो आपस में खुद नहीं मिल रहे हैं। तो ओवा के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि वो मिले। और कहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में। तो अगर हम इंजेक्शन के थ्रू इसे मिला रहे हैं, जस्ट अ मिनट, अगर हम इसे इंजेक्शन दे करके स्पर्म डाल रहे हैं, इंजेक्शन देकर स्पर्म डाल रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं, ओवा में। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कह देते हैं ICSI, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक। किसका साइटोप्लाज्म, ओवा का साइटोप्लाज्म। ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रहे हैं, स्पर्म इंजेक्शन दे रहे हैं, स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसे कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर हम स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि वो जाइगोट बना सके। ठीक है, तो इसे क्या कह देंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इतने फुल फॉर्म हो गए। इससे रिलेटेड एक और फुल फॉर्म आपका बचा है यहां पे। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम कर रहे थे,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वेजाइना में सीमेन को डालना होता है, लेकिन अगर फीमेल की वेजाइना में सीमेन बार बार डाला जा रहा है और फीमेल की वेजाइना उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे खत्म कर दे रही है वहीं, क्योंकि फीमेल की वेजाइना में एसिडिटी होता है, एसिड बनता है, तो वो एसिड की वजह से वो वहीं खत्म हो जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फीमेल के अंदर अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा है, एसिडिटी कहने मतलब वेजाइनल एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन केवल वेजाइना में नहीं करते, हम सीधा जो स्पर्म है उसको यूटेरस तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर आप फीमेल का स्ट्रक्चर देखोगे, फीमेल के बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे, तो यहां होती है वेजाइना और यहां है यूटेरस। तो अगर वेजाइना में ही छोड़ दोगे स्पर्म को तो उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अगर वही स्पर्म आप यूटेरस तक यहां तक पहुंचा दो ताकि वो यहां तक जा सके, यहां तक अगर आपने पहुंचा दिया तो उसे कहते हैं IUI। उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं IUI। तो यही लगे हाथ याद कर लो, IUI, ठीक है, IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जस्ट अ मिनट, इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्लियर है? इसमें क्या होगा, इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में केवल वेजाइना तक सीमेन को डाला जाएगा, IUI में सीमेन को यूटेरस तक पहुंचाया जाएगा ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। तो आपके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इतने सारे फुल फॉर्म थे जो आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली, रिप्रोडक्शन होना पढ़ लिया, मतलब उसको रोकना पढ़ लिया, रोकने के सारे तरीके पढ़ लिए, और अगर किसी को नहीं हो रहे हैं बच्चे तो उसको कैसे हो, ये सारी चीज हमने पढ़ ली। लेकिन जो बीमारियां मैंने आपको बताई वो बीमारियों के बारे में हमने नहीं पढ़ा। उस बीमारियों के बारे में भी हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का ही एक हिस्सा है। उन बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज, या फिर इसी को वेनरल डिजीजेस भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम RTI यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होता है। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, VD मतलब वेनरल डिजीज, और RT मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन सारे का मतलब एक ही है, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो कोइटस करने की वजह से हो रही है, उन बीमारियों को हम कहते हैं STD, VD, RTI या फिर STI। ठीक है, बात एक ही है, सबका मतलब एक ही है। उसके उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है आपका गोनोरिया। उदाहरण क्या है? गोनोरिया। गोनोरिया किस वजह से होता है? गोनोरिया एक तरह का बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं नेजेरिया गोनोरोई। ठीक है, ये आपका एक तरह का बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया अगर लग जाए तो उसकी वजह से गोनोरिया नाम की बीमारी होती है। इसमें होता क्या है? गोनोरिया नाम की बीमारी में ये होता है कि जब कोई आदमी पेशाब करने जाता है यानी कि यूरिन पास करने जाता है तो उसे बहुत दर्द होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, पेल्विक पार्ट होता है, उसमें सूजन आ जाती है और कभी कभी पस जैसा डिस्चार्ज भी होता है। ठीक है, जैसे आपके फोड़े वगैरह से पस निकलते हैं वैसे ही आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से थोड़े थोड़े पस निकलते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और अगर ये बहुत समय तक ट्रीटमेंट इसका ना किया जाए तो वो लड़का या वो लड़की हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो जाता है, यानी कि उनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते और उन्हें बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस एक तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ट्रेपोनेमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से क्या होता है? सिफिलिस होता है। सिफिलिस में क्या होता है? सिफिलिस भी एक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बीमारी है और ये बीमारी लगने पे पूरे शरीर में छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, बहुत सारे दाने जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, वो बहुत खुजलाहट होती है उनमें और आपको बहुत असामान्य वो फील करा सकते हैं। नेक्स्ट, जेनाइटल हर्प्स। जेनाइटल हर्प्स में क्या होता है? जेनाइटल हर्प्स एक तरह के वायरस की वजह से होता है जिसे आप कहते हो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। इस वायरस की वजह से जो जेनाइटल हर्प्स होता है आपके जेनाइटल एरिया में, यानी कि जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिसमें बहुत अत्यधिक खुजली होती है और साथ साथ में दर्द भी होता है और ये इन्फेक्शन फैलता ही जाता है। तो ये एक तरह से आपका जेनाइटल एरिया का दाद इसे आप कह सकते हो, बहुत खुजलाहट होती है, बहुत सारे दाने उसमें निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेमाइडियासिस।
क्लैमाइडियासिस जो है वो आपके क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। और ये बैक्टीरिया जो है ये जनरली आपको बाहर से देखने में पता नहीं चलेगा, लेकिन पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है, यूरिन पास करते वक्त दर्द होता है और थोड़ा बुखार का भी असर आपको हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती, इसे बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स भी आपका हर्पीज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। और ये जेनाइटल वार्ड्स बड़ा खतरनाक तरह के होते हैं, ये एक तरह से छोटे छोटे से छाले पड़ जाते हैं जेनाइटल एरिया में। ये लड़कों को भी हो सकता है, लड़कियों को भी हो सकता है। ये जेनाइटल वार्ड्स जो है वो बहुत ही गंभीर रूप ले सकते हैं। वो उसमें से वो फूटने पे एक ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो फूटने पे पस भी निकल सकता है और ये बहुत ही दर्दनाक होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस में क्या होता है? ट्राइकोमोनियासिस में वेजाइना से या खास करके फीमेल को ये होता है, उनके वेजाइना में ये होता है, जिसकी वजह से येलो कलर का लिक्विड निकलता है और बहुत ज़्यादा स्मेली वो लिक्विड होता है, बहुत उसकी दुर्गंध होती है और एक तरह से वो आपको पूरा बीमारी का फीलिंग दिलाता है और आपकी बॉडी से बहुत गंदी महक आती है। ठीक है, तो वो ट्राइकोमोनियासिस के लक्षण है, इसे भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसे एक तरह का प्रोटोजोअन कॉज करता है, जिसे हम कहते हैं ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। ठीक है, और ये फीमेल के वेजाइना में ही होता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस एक तरह से आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। अगर किसी बीमार व्यक्ति का ब्लड आपको चढ़ा दिया जाए तो भी हेपेटाइटिस बी हो जाता है। तो उस केस में हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर से रिलेटेड बीमारी है, लीवर में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है और धीरे धीरे बॉडी डेथ हो जाती है इसमें, क्योंकि लीवर का ट्रांसप्लांट संभव नहीं हो पाता है। कई बार लीवर एक बहुत बड़ा और बहुत मेजर ऑर्गन है आपकी बॉडी का। आपकी बॉडी में पूरी तरह से आप जॉन्डिस का फीलिंग आपको आएगी, यानी कि पीलिया पड़ जाएगा बॉडी और बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली इसमें डेथ हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी भी एक बहुत बेकार बीमारी है जिससे डेथ होना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है अगर ये बहुत हद तक आगे बढ़ गई तो। इसका वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, HIV भी बहुत खराब तरह की बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसी वायरस की वजह से आगे चल करके एड्स नामक बीमारी होती है, जिसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। आपको कोई भी बीमारी आसानी से लग जाएगी, कोई भी बीमारी जो कुत्ते, भैंस, भेड़, बकरी को बीमारी होती है, आप उसके लिए बीमार नहीं होने चाहिए, फिर भी आपको बीमारी हो जाएगी क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है, खराब हो गया है। तो HIV इन्फेक्शन होने से वो बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस और HIV सिर्फ सेक्स से नहीं होता, कोइटस से नहीं होता, ये इंजेक्शन लेने से भी होता है। ठीक है, किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तब भी हो जाएगा। कोई सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट अगर आपकी बॉडी में किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से लगा दिया गया तो भी हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और HIV, इनका कोई भी सटीक इलाज नहीं है, कंप्लीटली इन्हें सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन सारी बीमारियों से बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, इन सारी बीमारियों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी केस में ये सारी बीमारियां ना हो। ठीक है, और अगर होती भी है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हो गई जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। कैसे सतर्क रह सकते हो? सतर्क रहने के लिए, ये इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए अननोन पार्टनर्स के साथ, जिन्हें आप जानते नहीं, उनके साथ या बहुत सारे पार्टनर्स के साथ कोइटस परफॉर्म नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पार्टनर्स होने से भी किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके मान लेते हैं बहुत सारे पार्टनर्स हैं, किसी एक पार्टनर को इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन होना आपको लाजमी है। ठीक है, अच्छा, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स, हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से कोई भी आपका पार्टनर है उसके बॉडी का लिक्विड आपके बॉडी के अंदर ना जाए और ना ही लगे, क्योंकि लिक्विड लगने की वजह से ही ये बीमारियां फैलती हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसके बॉडी में कुछ वो बीमार है और उसकी बॉडी की लिक्विड अगर आपके बॉडी तक पहुंच गई तो ये सारी बीमारियां आपको हो जाती हैं। तो लिक्विड एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। लिक्विड अगर एक्सचेंज होता है तो ये बीमारियां लगने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। मतलब मान के चलिए 100% ये बीमारी हो ही जाएगी अगर आपका लिक्विड एक्सचेंज हो गया सामने वाले व्यक्ति से, और सामने वाला व्यक्ति रोगी है तब, ऐसा नहीं कि कोई भी ठीक ठाक व्यक्ति, ऐसा नहीं। कंसल्ट डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट, अगर कुछ भी डाउट आपको आता है तो उससे रिलेटेड डॉक्टर से जरूर संपर्क करिए, सरकारी या प्राइवेट, जहां भी आपको संपर्क करना है जरूर संपर्क करिए। इस तरह की बीमारियों में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इनफर्टिलिटी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है,
ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है ऑलरेडी। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस? इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीज करने वाला इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है? जल्दी से बता दीजिए। 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हर वन शॉर्ट वीडियो में हम 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अव्वल लेवल की हो सके। In which of the following is a hormone releasing intrauterine devices? कौन हार्मोन रिलीज करता है? फटाफट बताओ, जल्दी से बता दो। हार्मोन कौन रिलीज करता है? हार्मोन रिलीज करता है आपका LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। और ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला आपका नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अच्छा आंसर LNG20 कुछ इस तरह का नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव? कौन सा चीज टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, आप चाहो तो उसे हटा सकते हो। फटाफट बता दीजिए, बहुत आसान सा जवाब है इसका। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपके सीयूटी एग्जाम में, जल्दी से बताइए। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी यानी कि नलबंदी और नसबंदी, ये दोनों तो परमानेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था ये हटाया नहीं जा सकता, काट करके वापस से जोड़ना संभव नहीं होता। लेकिन पिल्स आपका जब मर्जी करे खाओ, जब मर्जी करे ना खाओ, तो ये टेम्परेरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिल्स आपका टेम्परेरी है। देखिए सहीली पिल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह का कुछ वो नजर आता है। अगला तीसरा क्वेश्चन, जिफ्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ। जिफ्ट में किस चीज को ट्रांसफर किया जाता है? नाम ही बता दे रहा है, जल्दी से बता दो। एम्स 2018 का क्वेश्चन है, एम्स के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी होती है। एम्स और नीट के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। जाइगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब किस में ट्रांसफर किया जाता है? जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट को यूटेरस में, एम्ब्रियो को यूटेरस में, स्पर्म को यूटेरस में। फटाफट बता दो। देखिए जाइगोट को हमेशा फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है और यूटेरस में किसको डाला जाता है? एम्ब्रियो को। सो अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर वो यूटेरस में जाता है, लेकिन जाइगोट हमेशा कहां जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, और वहां से बड़ा होते होते फिर वो यूटेरस में आता है। तो आंसर होगा आपका ए। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। देखिए जाइगोट को कहां ट्रांसफर किया जाता है? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह की नीडल्स होती है ट्रांसफर के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल? किसका इलाज नहीं है? जल्दी से बता दो। सिफिलिस का, गोनोरिया का, HIV का, क्लाइमाइडियासिस का। फटाफट बता दो, आसान सा सवाल है। एक तो HIV का, और HIV से ही आगे चल के क्या होता है? एड्स होता है, इसका इलाज नहीं है प्रॉपर। दूसरा हेपेटाइटिस बी, और तीसरा जेनाइटल हर्प्स, इनका सही इलाज नहीं है, या यूं कहूं इलाज ही नहीं है। थोड़ी देर तक उसको ठीक किया जा सकता है लेकिन मरना निश्चित है, इसीलिए इन बीमारियों से बच के। ओके आगे बढ़ते हैं। HIV, ठीक है। HIV के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं ये हाथ में ही हो, कहीं पे भी हो सकता है। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व्स। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या आता है? BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। हर एंट्रेंस एग्जाम का आपको मिक्स्ड करके सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जाइगोट फर्टिलाइजेशन इनटू फीमेल बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, नेचुरल मेटिंग। क्या कराया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में? फटाफट बता दो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं, इससे क्या हो जाएगा? इससे इन वीवो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है। और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है। इन विट्रो, इसमें क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, जाइगोट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में तो होगा ही नहीं। फीमेल बॉडी में हो जाएगा तब तो इन वीवो हो जाएगा।
फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये बिल्कुल सही बात है। नेचुरल मेटिंग तो कराई नहीं जाती। फर्टिलाइजेशन बाहर कराया जाता है, कहाँ? टेस्ट ट्यूब में, और फिर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी कि यूटेरस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये होता है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस तरह से कुछ इमेज, उससे जुड़ी इमेज थी, देखिए एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। ये वन शॉर्ट वीडियो भी आपका कंप्लीट हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से रिलेटेड। अगला चैप्टर होगा हमारा जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स के 2 पार्ट हैं आपके, जेनेटिक्स 1 जिसमें आप प्रिंसिपल पढ़ते हो, जेनेटिक्स 2 जिसमें आप मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ते हो। तो जेनेटिक्स 1 का लेक्चर अगले दिन। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर। जरूर बताना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कितने सवाल आपके सही हुए। बाय।